दिस इज स्टडी IQ। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट मंथ यानी कि अगस्त के करंट अफेयर्स की। दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इन गिवन लिंक्स पर जाइए, रिसोर्सेज को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप इस क्लास को साथ साथ में कर सकते हैं। तो ये वाली PDF आपको मिल जाएगी रोहन त्यागी UPSC आर्ट लाइफ वाले टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की। देखिए, इस महीने जो लास्ट मंथ निकला है उसमें काफी सारी ऐसी प्लेसेस थी जो न्यूज में रही, जिसमें से अफ्रीकन कंट्रीज काफी थी। सबसे पहली कंट्री के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और वो कंट्री है केन्या। तो आपको यहां पर देखने को मिलती है केन्या। यह है केन्या कंट्री, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों। और ये न्यूज में इसलिए थी बिकॉज केन्या एक ऐसा लॉ लेकर आई है अपने देश में जहां पर एसेंशियल फूड आइटम जैसे कि रोटी चावल, इसके ऊपर लगा है हाई टैक्स। बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से यहां पर काफी वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं केन्या में। और इसीलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में है। आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज केन्या। और दोस्तों केन्या की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन ओशन के साथ उसका कोस्ट है। यहाँ पर सोमालिया है, यहाँ इथियोपिया है, यहाँ साउथ सुदान है, यहाँ युगांडा है और यहाँ तंजानिया है। एक और आप बात आपको बता दूं कि केन्या इज लोकेटेड, इट शेयर्स लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया के आसपास की कंट्रीज को याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप याद कर सकते हैं कुट, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट अफ्रीकन कंट्री की जो काफी ज्यादा न्यूज में थी, और वो है नाइजीरिया। देखिए, नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट। बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आतंकवादियों ने किया है। तो दोस्तों आज के टाइम पर नाइजीरिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जी हाँ, अफ्रीका की। और साथ ही साथ एक अप एंड कमिंग कंट्री है। मे भी कह रहे हैं कि एक रीजनल पावर है, तो ऑलरेडी है, लेकिन अफ्रीका की पावर ये बन सकती है। तो लेकिन नाइजीरिया में इशू ये है कि यहां पर काफी ज्यादा टेररिज्म है। और जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं नाइजीरिया में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बोको हरम नाम के ग्रुप ने, जिसने 2014 से भी पहले, आपको याद होगा, कुछ गर्ल्स को किडनैप कर लिया था जिनका आज तक पता नहीं चला है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट रीजन है वो आता है मिडल ईस्ट में। देखिए, मिडल ईस्ट UPSC की फेवरेट एरिया है और ये क्वेश्चन आता है लेबनान से। देखिए, रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज ने लेबनान में बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए वजह से अपने सिटीजन्स को यहां से निकलने के लिए बोला है। कुछ साल पहले लेबनान की कैपिटल बेरूट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंटल बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। तो दोस्तों यहां पर आज के टाइम पर लेबनान और इजराइल के बीच में रिलेशंस सही नहीं है। उस मुद्दे के बारे में तो आप सभी को पता ही है, न्यूज में काफी ज्यादा चल रहे हैं और इसीलिए ये हुआ है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों रशिया के ऊपर। देखिए, रशिया के ऊपर आज के टाइम पर खतरे के थोड़े से बादल मंडरा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप यूक्रेन बॉर्डर को देखें, ये यहां पर आपको यूक्रेन देखने को मिलता है। यूक्रेन के पास आप ऊपर देखिएगा, यहां पर कुर्स्क रीजन है रशिया का, जहां पर रिसेंटली इमरजेंसी लगा दी गई बिकॉज यूक्रेनियन फोर्सेस यहां पर काफी बड़ा एक अटैक किया। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज जो है, प्लेसेस इन न्यूज जो है, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज वन ऑफ द डैम। देखिए, आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट आज के टाइम पर बहुत ज्यादा हो चुका है। आपको पता है कि शेख हसीना की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट को एक मिलिट्री कू द्वारा हटाया गया, निकाला गया बांग्लादेश से। और आज वहां पर दोस्तों एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई है और बेसिकली उस गवर्नमेंट को कंट्रोल आर्मी कर रही है, रिमोट कंट्रोल पर। और कहा जा रहा है कि आर्मी को और जो वहां के रेडिकल ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों रिसेंटली बांग्लादेश के कुछ लोगों ने ये बोला कि इंडिया ने जानबूझ के त्रिपुरा की एक रिवर में डैम को खोला, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर आई है बाढ़। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है पूरी कहानी। देखिए, ये बांग्लादेश का मैप आपको दिखाई पड़ता है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, जिसके एक तरफ वेस्ट बंगाल है। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको असम दिखता है, यहाँ मेघालय दिखता है, यहाँ अगेन आपको असम दिखाई पड़ता है, यहाँ त्रिपुरा दिखाई पड़ता है आपको, और यहाँ पर मिजोरम। ये वो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर साझा करती हैं। इंडिया का टोटल बॉर्डर 4000 समथिंग 86 किलोमीटर के आसपास का है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये अगरतला है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, आपको यहाँ दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर मैं आप बनाऊंगा एक रिवर, जूम करते हैं पहले, ये अगरतला आपको यहाँ दिख रही है, ये देखिए। तो दोस्तों यह गोमती या फिर गोमती रिवर, ठीक है। एक गोमती वो भी है जो लखनऊ से गुजरती है, यूपी की राजधानी, बट ये एक और गोमती रिवर है। इंडिया में 8-10 गोमती रिवर है, गुजरात में भी एक गोमती रिवर है बाय द वे। तो दोस्तों ये जो रिवर है ये आप देख सकते हैं पूर्वांचल हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद त्रिपुरा से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और मेघना रिवर में जा गिरती है दोस्तों। तो बराक रिवर को ही मेघना कहते हैं बांग्लादेश में, दैट यू शुड नो। जब बराक रिवर ब्रह्मपुत्रा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जुड़ती है उसके बाद बेसिकली उसका नाम मेघना पड़ता है। यहाँ बराक होता है, सूरमा, कुशियारा और उसके बाद मेघना, और उसी की एक ट्रिब्यूटरी आपको दिखाई पड़ती है और ये है गोमती रिवर। अब इस गोमती रिवर के ऊपर दुम्बूर डैम यहां पर लोकेटेड है, इधर यहां पे इस रीजन में। मैं आपको दिखला देता हूं, जस्ट लेट मी राइट दिस थिंग डाउन। जी हाँ, तो लगभग 125 किलोमीटर दूर ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर दिस इज लोकेटेड दुम्बूर डैम। और बांग्लादेशीज आज के टाइम पर ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया ने यहां से बहुत सारा पानी छोड़ा सो दैट इस रीजन के अंदर काफी बाढ़ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत हाई रेनफॉल वाला रीजन है, बे ऑफ बंगाल से काफी पास है दोस्तों, एंड इसलिए यहां पर बाढ़ आई है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस डैम। तो दोस्तों ये कुछ जगहें थी जो न्यूज में रही, दिस इज द प्लेसेस इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज है टीचर्स डे, और टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। गुरु कृपा सेल के दौरान आपको, अगर आप यूज कर सकते हैं कोड RT लाइव का, तो दोस्तों आपको मिलेगी फुल फी रिफंड। उसके साथ साथ हर वीक आपको मिलेगा चांस टू विन 11,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 37 दिए गए मॉक टेस्ट में करते हैं टॉप, हर मॉक टेस्ट में अगर आप टॉप करेंगे तो यू विल गेट 11,000 रुपीज। तो जाइए एडमिशन लीजिए इस P2I बैच में दोस्तों। देखिए मैं जेन्युइनली उन बच्चों की मदद करना चाहता हूं जो सीरियस हैं एग्जाम के लिए। देखिए मैं एक टीचर हूं और मेरी सक्सेस आपकी सक्सेस पर हिंज करती है, और इसलिए आई वांट टू जेन्युइनली हेल्प दोज पीपल जो कि सीरियस हैं इस एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप ये वाला कोड RT लाइव यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको मैं पर्सनली भी गाइड करूंगा, ठीक है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों क्या ऐसे करना है, क्या करना है आपको बता दूं, ये है रिसोर्सेज, देख सकते हैं आप आपके सामने, और ये है मेरा टेलीग्राम, ये है मेरा इंस्टाग्राम, एंड ये है मेरा जीमेल ID। एक बार बस मुझे मैसेज कीजिए, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट एनरोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए ये 2022 में पूछा गया एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का, और इसमें केनिया के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, देख सकते हैं आप, बीदी ट्राइब्स के बारे में। फाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं स्टैटिक पार्ट से, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ला नीनिया की, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। देखिए रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, चाहे असम हो, चाहे केरला हो, वायनाड हो, चाहे दोस्तों अभी रिसेंटली बांग्लादेश हो। आपको पता है कि इस बार मॉनसून काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जो रेनफॉल है वो अबव एवरेज है। तो अभी तक भी मॉनसून का सीजन खत्म नहीं हुआ है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लगभग 15 सितंबर से मॉनसून रिट्रीट करना शुरू करती है, और उसके बाद हमारे पास डेटा आता है कि अबव एवरेज रेनफॉल हुई है, अगर तो कितनी हुई है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बोला है कि अगस्त में लानीनिया की वजह से अबव नॉर्मल रेनफॉल रही है, और दोस्तों सितंबर के अंदर लानीनिया और इंटेंसिफाई हो सकता है, यानी कि रेनफॉल सितंबर में भी काफी ज्यादा हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो आज कल में दिल्ली में बहुत बारिश हुई है, बहुत जगह पानी भरा हुआ है, लास्ट वीक में बहुत बारिश हुई है, ठीक है, बहुत तेजी से बारिश होती है और पानी का पानी भर जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज ला नीनिया क्या है और ये किस तरीके से मॉनसून को इफेक्ट करता है। देखिए अगर आप बात करें पैसिफिक ओशन की, तो ये एक पैसिफिक ओशन के अंदर एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारी मॉनसून के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों ये जो फिनोमिना है ये होता है साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। आइए समझते हैं कैसे होता है। देखिए नॉर्मली स्पीकिंग मैं आपको पहले बताता हूं कि यहां पर हवाओं का, विंड्स का क्या सिचुएशन रहता है। देखिए नॉर्मली स्पीकिंग इस रीजन के अंदर चलती हैं ट्रेड विंड्स, जो कि कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती हैं, है ना।
तो इसी तरीके से हाई प्रेशर जोन जो नीचे है वहां से इस तरीके से ट्रेड विंड मूव करती हैं। दीज आर योर ट्रेड विंड्स। अब इन ट्रेड विंड्स की मूवमेंट की वजह से अमेरिकन कोस्ट से जो पानी है वो एशियाटिक कोस्ट की तरफ पुश होता है, यानी कि यहां पर आपको एक्सेसिव वाटर दिखता है, सरप्लस वाटर दिखता है, और यहां पर आपको डेफिसिट वाटर दिखाई पड़ता है। अब इस सरप्लस को ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहां से पानी सिंक करेगा नीचे, यानी कि यहां पर होती है दोस्तों डाउन वेलिंग, और यहां पर जो पानी के डेफिसिट आया है इसको बैलेंस आउट करने के लिए गहराइयों से ठंडा न्यूट्रिशियस पानी ऊपर आता है, जिसको आप कहते हैं अप वेलिंग का प्रोसेस। और दोस्तों इसी वजह से यहां पर आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। क्यों? देखिए ये इक्वेटर वाला रीजन है और यहां पर बहुत तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत गर्म हो जाता है, और जब यहां पर सरप्लस पानी इकट्ठा होता है तो हेंस यहां पर आपको ज्यादा हीट दिखाई पड़ती है, और जहां पर ज्यादा हीट दिखती है वहां पर जो हवा है वो ऊपर उठती है और लो प्रेशर सरफेस पर क्रिएट करती है। हेंस दोस्तों इस रीजन के अंदर क्रिएट होता है लो प्रेशर। वहीं जहां पर ठंडा पानी होता है वो ठंडा पानी नीचे की तरफ नीचे से ऊपर आता है ना, और यहां पर क्रिएट करता है एक हाई प्रेशर रीजन, एंड हेंस माय डियर फ्रेंड्स एक सेल यहां पर क्रिएट हो जाता है। इसको हम वॉकर सर्कुलेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर नॉर्मल कंडीशंस में क्या होती है कहानी आपको बताता हूं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल कंडीशन के दौरान साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर एशियाटिक ऑस्ट्रेलियन साइड पर एक्सेसिव पानी जमा होने की वजह से यहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं दोस्तों जो डेफिसिट पानी है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है अप वेलिंग की वजह से। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको पेरू करंट भी देखने को मिलता है, जिसको आप हम बोल्ट करंट बोलते हैं, जो कि एक कोल्ड करंट है जो कि इसी हाई प्रेशर के साथ एसोसिएटेड है। वहीं दोस्तों इस रीजन में आपको एक वार्म करंट देखने को मिलता है, अगर आप देखें, जिसको आप बेसिकली क्या कहते हैं बताइए। मैंने पेरू करंट की जो डायरेक्शन है वो गलती से थोड़ी सी गलत बना दी है दोस्तों, रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम गोइंग टू करेक्ट माई सेल्फ हियर। तो जो पेरू करंट है वो कुछ इस तरीके से चलता है, इसको आप पेरू करंट या फिर हम वोल्ट करंट बोलते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर आपको एक वार्म करंट दिखाई पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो ये ओशन करंट्स भी कॉन्फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इस पूरे लूप को खत्म करते हैं, यहां पर भी एक वार्म करंट रहता है, ट्रेड विंड्स की वजह से इस तरीके से एक करंट चलता है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि SEC। और यहां पर एक और करंट होता है इक्वेटर के नॉर्थ में, इसको आप कहते हो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो आप बेसिक करंट्स के बारे में समझिए। इसके साथ साथ दोस्तों पूरी दुनिया में इंडियन ओशन के अंदर भी नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है, WWDs को आप कहते हैं, जो कि इंडियन ओशन के अंदर आगे से जाकर इस तरीके से यहां पर रहती है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, यानी कि अमेरिकन कोस्ट पर यहां हाई प्रेशर रहता है, यहां पर ईस्टर्न एशियन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर लो प्रेशर रहता है। वार्म करंट्स अमेरिकन साइड से ऑस्ट्रेलियन एशियाटिक साइड पर जा रहे हैं, और जो कोल्ड करंट्स हैं दोस्तों वो ऑस्ट्रेलियन साइड से अमेरिकन साइड पर जा रहे हैं, एंड दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन हियर। अब ये देखा जाता है कि कभी कभी ये जो सिचुएशन है ये रिवर्स होती है। क्यों? कभी कभी होता ही है कि यहां पर पानी इतना सरप्लस हो जाता है 4 से 5 साल में कि एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट इस तरफ मूव करता है, और इसी काउंटर इक्वेटोरियल करंट को कहा जाता है एल नीनियो करंट। अब ये करंट आकर सीधा इस रीजन में हिट करता है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों एल नीनियो की। तो एल नीनियो क्या होता है, आइए पहले मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बना लेते हैं नॉर्मल कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर लो प्रेशर रहता है, यहां पर रहता है एक हाई प्रेशर, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहां पर
पेरू करंट रहेगा, यहां पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट रहेगी, और यहां पर रहेंगे दो और करंट, आपको पता है ये आपका इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कंप्लीटिंग दिस लूप, जिसको आप जायर भी कहते हैं। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस जायर का नाम क्या है। यहां पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट रहता है। अब कुछ कुछ सालों में ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट का बनना, क्या दोस्तों, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का बनना जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, वो रिलेटेड है सोलर रेडिएशन के साथ। इनके हिसाब से जब सन स्पॉट एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस प्रकार का काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनता है। यहां पर आप देख सकते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्रिएट होता है, जिसको यहां पर आप एल नीनो करंट बोलते हैं। अब ये वाला जो एल नीनो करंट है वो जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है, नॉर्मली भी यहां पर रहता है, बट व्हेन इट बिकम्स स्ट्रांग तो वो इस हाई प्रेशर के रीजन में इंग्रेस करता है। और दोस्तों यहां से जो सरप्लस पानी था उसको अमेरिकन कोस्ट की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से होता यह है कि यहां से गर्म पानी यहां पहुंच गया, तो यहां पर बेसिकली हाई प्रेशर हट जाता है और यहां क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर, बिकॉज अब यहां पर आ गया है क्या, जी हां दोस्तों, वार्म वाटर। इसके साथ साथ जो पेरू करंट है ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और क्योंकि पेरू करंट भी वीक हो जाता है, वो इस तरफ लीक करता है, तो आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये भी वीक कर जाता है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर क्योंकि जो पानी था गर्म वो जा चुका है, इसीलिए यहां पर क्रिएट हो जाता है एक हाई प्रेशर। दिस इज अ हाई प्रेशर। आप देख सकते हैं सिचुएशन जो है अब वो रिवर्स हो गई है सिर्फ इस करंट की वजह से। अब इसका इफेक्ट इंडिया पे किस तरीके से पड़ता है, देखिए जब सिचुएशन रिवर्स होती है तो उसके साथ साथ इस रीजन के अंदर जो ट्रेड विंड्स चल रही थी वो भी वीक हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स कुछ इस तरीके से चल रही थी और इनको अब अपोज करती हैं इस तरह से विंड्स। देखो तो दोस्तों दो चीजें वीक हो रही हैं एल नीनो की वजह से, पहली तो ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, और दूसरा होता यह है कि आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी वीक हो जाती है। अब इन दोनों वीकनेसेस की वजह से मॉनसून भी वीक हो जाती है। क्यों? बिकॉज एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड विंड्स हैं जब वो इक्वेटर को क्रॉस कर लेती हैं वो मॉनसून बन जाती हैं, और दूसरे एक और थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेडागास्कर के पास मैस्करेन हाई प्रेशर बेल्ट बनती है वो मॉनसून के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जब वीक होता है दोस्तों तो वो मैस्करेन हाई भी वीक हो जाता है, क्रिएटिंग वेरी वीक मॉनसून। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, जिसको आप ला नीनिया कहते हैं, यानी कि लो प्रेशर और लो हो जाता है। यानी कि ऐसे सालों में जो एल नीनियो करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, वो बहुत ज्यादा वीक है, और दोस्तों यहां पर जो हाई प्रेशर है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से अगेन ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रेंथन हो जाती हैं, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बड़ी स्ट्रेंथन्ड रहती है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जब ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग है, नीचे हाई प्रेशर भी बड़ा स्ट्रांग है, यानी कि मॉनसून भी अबव एवरेज स्ट्रांग रहेंगी। तो आइए हमने क्या बात करी इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस रीजन में करंट्स को याद रखें। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट था, यहां पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, यहां पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था, यहां पर था आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और यहां पर था पेरू या फिर हमबोल्ट करंट। और इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको यहां मिलता है हाई प्रेशर, यहां मिलता है लो प्रेशर, साथ ही साथ दोस्तों बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट हमेशा रहता है, कभी वीक कभी स्ट्रांग। तो ये है आपकी नॉर्मल कंडीशंस, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं, यहां पर दोबारा से सेम चीज हम करेंगे, सिचुएशन होती है रिवर्स, यानी कि यहां बनता है हाई प्रेशर, यहां बनता है आपका लो प्रेशर, द सिचुएशन हैज रिवर्स्ड, जिसकी वजह से विंड्स कुछ इस तरीके से चलती हैं, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, साथ ही साथ आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वीक हो जाता है, इसको आप बोलते हैं एल नीनो। वहीं दोस्तों
लानीनिया में यहां पर जो लो प्रेशर है दैट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, और यहां पर जो हाई प्रेशर है दैट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स भी स्ट्रेंथन हो जाती हैं, और साथ ही साथ नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी स्ट्रेंथन हो जाती है, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर मॉनसून। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, अच्छा, तो ये है दोस्तों लानीनिया की कहानी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया विद इन 10 मिनट्स, ऑल्दो ये लेक्चर अबाउट 2.5 घंटे का चलता है हमारे फाउंडेशन बैच में, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू रिवाइज, हेंस आई जस्ट रिफ्रेश्ड योर कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की। देखिए, जब आप क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो हाई क्लाउड्स होते हैं ऑल्टीट्यूड में, ऊंचे क्लाउड्स होते हैं, उनको आप नॉर्मली क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बोलते हो। लेकिन दोस्तों जहां पर वाइल्ड फायर्स हो जाए या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, आग, पायर बोलते हैं ना, पायर है ना, तो उसको हम बोलते हैं पायरो क्यूमुलस क्लाउड्स, यानी कि आग की वजह से बनते हैं। क्यों? बिकॉज उन क्लाउड्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऐश होती है। और दोस्तों ये सैंड, डस्ट और ऐश एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करती है ज्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से जो पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स हैं इसमें बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स रहते हैं और बहुत तगड़ी लाइटनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लग सकती हैं बहुत भीषण तरीके से। और दोस्तों रिसेंटली यूएस और कनाडा में हुई, क्या हुई, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुई। देखो, उससे बहुत सारा धुआं, बहुत सारी ऐश एटमॉस्फेयर में गई, और इस तरह के पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बने और दोबारा लाइटनिंग हुई। बारिश कम होती है पायरो क्यूमुलस क्लाउड में, याद रखिएगा, दे हैव मोर लाइटनिंग एंड लेस रेन, रिमेंबर इट, एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कलर कोडेड रेनफॉल वार्निंग बाय IMD। देखिए, रिसेंटली आपको पता है दोस्तों कि वायनाड के अंदर बादल फटा, मैं क्लाउड बर्स्ट के ऊपर भी आऊंगा, और काफी लोगों की वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से डेथ हो गई। दोस्तों आपको बता दूं कि वायनाड के कुछ एरियाज के अंदर ऑलरेडी IMD ने कहा था बिफोर द लैंडस्लाइड कि यहां पर बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है, और इन गांवों को जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट पर हैं इनको पहले ही खाली करवा लिया गया था। लेकिन कुछ एरियाज ऐसा थे जहां पर ये वार्निंग जारी नहीं की गई थी, येलो वार्निंग जारी की गई थी, सो दैट वहां के लोग जो थे उन्होंने गांव को खाली फिर भी नहीं किया येलो वार्निंग के बाद भी। रेड वाले तो ऑफ कोर्स करेंगे। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, काफी लोग मर गए, आपको पता है, इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, हाईली एनिमेटेड गुड वीडियोस देयर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर बहुत कम बारिश होती है, बारिश होने के कितने आसार हैं, बारिश कितनी तेजी से हो सकती है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कलर कोडिंग प्रोवाइड करती है, और ये है उसकी कलर कोडिंग। यानी कि अगर ग्रीन है तो नो एडवाइजरी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो रेनफॉल है वो थोड़ी होगी, थोड़ी बहुत होगी, कोई दिक्कत नहीं। येलो है, आप देख सकते हैं जो रेनफॉल है वो 64.5 सेंटीमीटर से लेकर मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर के बीच में हो सकती है। ऑरेंज में आप देख सकते हैं 204 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है ना सिंगल डे, और अगर रेड है तो मान लो भाई एक दिन में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाएगी। तो दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी, और उस टाइम पर भी येलो अलर्ट जारी किया था IMD ने दिल्ली के लिए और NCR के लिए। पता है आपको गुड़गांव में क्या हुआ, लोग अगले दिन सुबह घर पहुंचे, इतना जाम था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्लाउड बर्स्ट। देखिए, आप सभी को पता है कि जो केरला के अंदर अभी डिजास्टर हुआ है वायनाड में, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्लाउड बर्स्ट है। और क्लाउड बर्स्ट की जो न्यूज है वो हमेशा हमें पहाड़ों से सुनने को मिलती है। हिमाचल, मनाली अभी वहां पर हुआ, अभी उससे पहले वायनाड में हुआ। तो क्लाउड बर्स्ट में क्या रियलिटी में क्लाउड टूटता है, फटता है? नहीं। देखिए, क्लाउड जो बर्स्ट वर्ड है इट इज अ मिसनोमर, एक थिएट्रिकल फील क्रिएट करने के लिए इसको बोला जाता है। जैसे कि अगर ओजोन है तो एक्चुअली में ओजोन होल नहीं है एंटार्क्टिका के ऊपर, वहां पर ओजोन लेयर थोड़ी थिन है, इट इज
लिटरली नॉट अ होल। इसी तरीके से बादल भी लिटरली फटता नहीं है, लेकिन बारिश बहुत तेजी से होती है दोस्तों। अगर किसी भी रीजन में मैं आपको बता दूं 1 घंटे के अंदर इन एन आर 100 मिलीमीटर्स या फिर उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ऐसी बारिश तभी होती है जब एक पहाड़ी के ऊपर मॉइस्ट एयर एकदम चढ़ती है, जैसे कि वायनाड के केस में चढ़ी ऑन दी वेस्टर्न घाट्स, और दोस्तों अभी रिसेंटली कुल्लू में भी हुआ हिमालयास के ऊपर। तो ज्यादातर जो क्लाउड बर्स्ट हैं वो आपको जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं, अरुणाचल में भी, या फिर वेस्टर्न घाट्स के अलॉन्ग देखने को मिलते हैं। बिकॉज यहां पर जब मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ चढ़ती है तब ये क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। सो दीज आर क्लाउड बर्स्ट, इट इज नोन एज ओरोग्राफिक लिफ्ट, है ना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बारिश 3 तरीके की होती है। आपको अगर बारिश करनी है बादल में से तो आप 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले कन्वेक्टिव रेनफॉल, जब गर्मी से, हीट से हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और बारिश हो जाती है, जैसे चेन्नई के अंदर होती है। या फिर दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल, पहाड़ी के ऊपर आप हवा को ठंडा करते हैं। या फिर दोस्तों साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल, जब गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है तो उसके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट होती है, बिकॉज ठंडी हवा और गर्म हवा के बीच में डेंसिटी डिफरेंस है, दे डू नॉट मिक्स, धीरे धीरे मिक्स होती है। और जब इस फ्रंट के अलोंग हवा ऊपर उठती है, इट इज कूल्ड एंड रेनफॉल हैपेंस। खास रूप से टेम्परेट एरियाज में इसी तरीके से रेनफॉल होती है। दोस्तों यहां पर आपको सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट इसी केस में देखने को मिलते हैं, बिकॉज एकदम से हवा ऊपर उठती है, कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है, एंड हेंस दिस इज द केस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग कॉपर प्रोडक्शन की दुनिया में। देखिए रिसेंटली चाइना की कुछ माइनिंग कंपनीज ने अपने शेयर्स को लिस्ट किया लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। अभी जो माइनिंग कंपनीज हैं ये कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोला जो रीजन है वहां पर माइन करती हैं कॉपर को। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, कॉपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल है आज के टाइम पर, जिसकी एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, वायरिंग की बात कर लें, केमिकल प्रोसेसेस की बात कर लें, पेंट्स की बात कर लें, हर जगह पर कॉपर यूज होता है। मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्लास ये ले रहा हूं ये कॉपर ही की बदौलत ले पा रहा हूं। यहां पर खड़ा हूं, मुझे गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि कॉपर कॉइल लगी है मेरे पंखे में, मेरे एसी में, जो कि गाइस क्रिएट कर रही है हवा मोटर के थ्रू। इस बोर्ड के अंदर जो वायरिंग है, आईसी है, उसमें भी कॉपर का यूज किया गया है। दोस्तों कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, आप जानते हैं। और दोस्तों आज के टाइम पर मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, इवन कोबाल्ट भी बहुत अच्छी मात्रा में इस रीजन में मिलता है दोस्तों। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट, यहां पर आप देखेंगे रिजर्व्स हैं। मैं आपको बतला दूं सबसे पहले मैप में कि ये जगह कहां पर है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पर जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा अफ्रीका में कि ये जगह कहां पर है। देखिए लेट अस जूम आउट अ बिट और अफ्रीका में चलेंगे अगर हम, तो यहां ध्यान से देखिएगा इस रीजन को। ये देखिए काफी बड़ी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोस्तों मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में कि अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री बाय साइज बाय एरिया कौन सी है, ठीक है। और ये एरिया इक्वेटोरियल एरिया है, याद रखिएगा, यहां से इक्वेटर भी निकलती है। और कॉन्गो रिवर जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है वो भी यहीं से निकलती है। लेकिन दोस्तों डीआरसी के पास एक और कंट्री है, जिसको आप क्या बोलते हो, ये देखिए दिस कंट्री रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ROC DRC। 2 कंट्रीज हैं सेम नाम की, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों में से कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है, दोनों के पास छोटा छोटा एरिया है कोस्ट का ऑफ द अटलांटिक ओशन, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा ओके, तो वापस आते हैं दोस्तों अपनी पीपीटी पर और बात करते हैं कि आज के टाइम पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। देखो जो एंडीज पर्वत हैं, एंडीज माउंटेन चेन है, वहां पर काफी अच्छी मात्रा में आपको कॉपर, नॉन फेरिक जो मेटल्स हैं वो मिलते हैं। सिल्वर भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, मैक्सिको में बहुत सिल्वर प्रोड्यूस होता है, माइन होता है। तो चिले एज यू कैन सी इज नंबर 1, अगेन पेरू, एंडीज, चिले, एंडीज, देन इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, देन इज चाइना, US, रशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जैम्बिया,
अगेन मेक्सिको, यहाँ पर भी पहाड़ियां हैं, है ना, माउंटेन रेंज इज डिफरेंट, सियरा मेडेरा, कजाकिस्तान, कनाडा, पोलैंड। टॉपर इज चिले, सी फॉर कॉपर, सी फॉर चिले, याद रखना। फाइन, ओके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, रिनेमिंग ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशन। देखिए हमारे इंडियन ओशन के अंदर दोस्तों बहुत सारे फिजियोग्राफिक फीचर हैं, जैसे कि 90 ईस्ट रिज, जिसे इंडियन ओशन की ग्रेट वॉल कहा जाता है, भी दिखाता हूं मैप में आपको। तो रिसेंटली कुछ अंडर वाटर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को इंडियन ओशन में नाम दिया गया जो इंडिया ने प्रपोज किया था। यहां पर आप देख सकते हो, इसका नाम है चंद्रगुप्त रिज। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कहां पर है एग्जैक्टली। ये है अशोक सी माउंट और ये है कल्पतारू रिज। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको ये कहां पर है। मैप खोल लूं आपके सामने, ये रहा मैप। लेट मी गो टू द इंडियन ओशन। ये आ गए हम इंडियन ओशन में। ओ, पैसिफिक पहुंच गए गलती से, सॉरी। तो अगर आप जूम आउट थोड़ा सा करके देखेंगे, ये देखिएगा, तो ये यहां पर है इस रीजन में। ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ता है यहां पर कहीं, ऑफ कोर्स मैप के अंदर हम ओशन के अंदर नहीं जा सकते ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर ये सी माउंट्स हैं जिनके नाम अभी रिसेंटली इंडिया ने जो प्रपोज किए थे वो दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जहां पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, वहां पर आपको 90 ईस्ट रिज दिखाई पड़ती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिज है, इसको आप अंडर वाटर हिमालयाज भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये हमें चाइना की सबमरीन से प्रोटेक्ट करती है। जो नॉर्मल हिमालयाज हैं वो हमें नॉर्मली चाइना से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज पर मूव ऑन करेंगे। अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, नानकाई ट्रफ जोन। दोस्तों पहली बार जापान में मेगा क्वेक की वार्निंग जारी की गई है। व्हाट इज मेगा क्वेक? दोस्तों देखिए, आपको पता है कि आप अर्थक्वेक्स को जब मेजर करते हैं तो रिक्टर स्केल या फिर मॉडिफाइड मैग्नीट्यूड स्केल यूज किया जाता है। तो दोस्तों वो अर्थक्वेक्स जो इस स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड के ऊपर के होते हैं उनको आप मेगा अर्थक्वेक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? मेगा अर्थक्वेक्स। ये बात याद रखिएगा। दोस्तों जापान की जो ज्योग्राफी है वो बड़ी ही विचित्र है। अगर आप यहाँ के टेक्टोनिक्स को देखें ध्यान से तो आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर 4 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और इसलिए जापान इतना प्रोन है टू दी अर्थक्वेक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें जापान को, तो जापान के ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और जापान आधा उसी के ऊपर है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है। और ये जो जोन है यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और दोस्तों इसी रीजन के अंदर वो जोन है ननकाई, और यहीं पर जारी की गई है वार्निंग दैट यहां पर आ सकता है एक मेगा क्वेक 8 से ऊपर का। और अगर यहां मेगा क्वेक आया तो सुनामी भी ऑफ कोर्स आएगी। फुकुशिमा डिजास्टर 2011 सबको पता है गाइस, यस और नो? अच्छा, तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपको परफॉर्म करना है तो सही गाइडेंस की जरूरत है दोस्तों, और जेन्युइन बच्चों को मैं गाइड करना चाहता हूं। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरे कोड RT Live का। आपको इस बैच में फुल फी रिफंड तो मिलेगा ही, लेकिन 11,000 रुपीज के प्राइजेस भी मिलेंगे पर वीक इन दी मॉक टेस्ट। यूज द कोड RT Live विद दैट थिंग इन माइंड गाइस। आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।